नमस्कार दर्शकों, गत 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने देश का बजट पेश किया वित्त वर्ष 2025-26 के लिए। चूंकि बजट है तो हर व्यक्ति, हर समुदाय, हर संस्था इस बजट को अपने पॉकेट के हिसाब से देखती है। और पिछले 2 दिनों के अंतराल में आप लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं सुनी होंगी। चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो व्यवसाय से जुड़ा हुआ, वो अपने को केंद्र में रखकर ही इस बजट को देख रहा है। तो आज हम इस परिचर्चा को लेकर आपके पास आए हैं और इसमें हमारा केंद्र होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ के लोग। इस परिचर्चा में हमारे साथ भाग ले रहे हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अंडमान चैप्टर के अध्यक्ष श्री मोहम्मद एच जादवेद जी। नमस्कार। आप अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और साथ ही हमारे साथ उपस्थित हैं परिचर्चा में श्री सुरेंद्र प्रहलादका जी। नमस्कार। आप बिल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और आप भी अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे को ये जानना चाहेंगे कि 4 पहलुओं पर इस बजट में बहुत ध्यान दिया गया। अंडमान निकोबार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो शुरू से ये बात कहती रही है सर, हम कहते रहे हैं कि अंडमान निकोबार में 2 सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, एक है मत्स्यिकी और दूसरा है पर्यटन, फिशरीज और टूरिज्म। इसके अलावा भी 2 चीज़ों को छूने की कोशिश की गई इस बजट में, एक था इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर। तो सबसे पहले सुरेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, जो विशेष प्रावधान किए गए इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और ये जो प्रावधान किए गए हैं इससे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या फायदा मिलेगा? देखिए, आपने कहा कि पर्यटन और मत्स्य उद्योग जी, ये दोनों ही अगर सक्सेसफुल होना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। अंडमान निकोबार शासन प्रशासन और केंद्रीय सरकार इन सब के लिए बहुत जागरूक है और पिछले 1 दशक से भरसक प्रयास किया जा रहा है कि हम अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक मत्स्य और टूरिज्म में लेके आए। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पर हुए हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन के लिए कैनी केबल हो, चाहे नई टर्मिनल बिल्डिंग हो, रनवे का रिसर्फेसिंग हो, नेशनल हाईवे हो, ये अभी GNI का जो नया प्रोजेक्ट है जिसके लिए कि भरसक प्रयास और 75,000 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है और पहला फेज का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी आ गया है। तो ये सब आपको इंडिकेटिव है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अंडमान प्रशासन और केंद्रीय सरकार कितने जागरूक हैं और कितने उनका भरसक प्रयत्न हो रहा है। जी जादवेद जी, सर का कहना है, सुरेंद्र जी का, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट अंडमान निकोबार, चूंकि ये बजट बना है तो इस बजट के बनने से डेफिनेटली केंद्रीय सरकार हमको फंड देती है तो हमें भी कुछ फंड जरूर आएगा। तो ये जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में द्वीपों को भी आएगा, तो सर ने कहा कि काफ़ी कुछ हो गया और इन पैसों से और विकास होगा। तो आप कैसे देखते हैं कि आने वाले दिनों में कौन कौन से क्षेत्रों में और मूलभूत विकास की संभावनाएं हैं? देखिए, आपने कहा टूरिज्म और फिशरीज, ये तो हमारा मेन ड्राइविंग फोर्स है। ये जैसा सुरेंद्र जी ने कहा, ये दोनों या तो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्लेस का डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट्स के विदाउट हो नहीं सकता। तो वित्त मंत्री ने वो हिसाब से कैपेक्स जो बोलते हैं हमारे, वो कैपेक्स में 10 to 11% का ग्रोथ दिया हुआ है बजट में। तो ये पैसा यहाँ आएगा और यहाँ आएगा भी और आता भी है अभी। तो जिसमें रोड, पावर, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इंटर आइलैंड जेटी फैसिलिटीज, ये सब में जाएगा। और टूरिज्म के लिए ये सभी जरूरत है, क्योंकि अगर आप एक क्वालिटी एक्सपीरियंस देना चाहते हैं अपने ट्रैवलर्स को, अपने विजिटर्स को, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम काम ना कर सके तो इसका ग्रोथ होगा नहीं और एक एक्सपीरियंस जो है, जो टूरिस्ट को मिलना चाहिए, वो घट जाएगा। और देखिए, अंडमान निकोबार आज के डेट में इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से कम्पीट कर रहा है, वेदर थाईलैंड हो या दुबई हो या मॉरिशस हो या मालदीव्स हो या मलेशिया हो। तो इसलिए अगर हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर और हम लोग का क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच ना करे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर भी छोड़ के अट्रैक्शंस बनना चाहिए।
ताकि टूरिस्ट को हम इंगेज कर सके। तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है और सराहना करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट इसके ऊपर में मेंशन किया गया है। बिल्कुल, आप दोनों से इनपुट चाहूँगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब कोई पर्यटक आता है, जो यहाँ के निवासी हैं, कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी चैलेंज है और चुनौती भी है और एक्सपेंसिव भी है। इस बजट में दो प्रावधान किए गए, एक तो 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया मैरीटाइम इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए। तो चूंकि हम समुद्र से जुड़े हैं, मुख्य भूमि से, एक तरह से सामान और अन्य चीज़ों की उपलब्धता के लिए, तो इसका कितना फायदा मिलेगा हम इन द्वीपवासियों को? सुरेंद्र जी। देखिए, ये 25,000 करोड़ रुपया जो मैरीटाइम बोर्ड को आपने कहा जी, ये भारत सरकार चाहती है कि हम जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री या शिप रिपेयरिंग इंडस्ट्री जी, वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव हो सके। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आप जानते हो कि शिपिंग सेक्टर, ऑफ कोर्स एयर कनेक्टिविटी आल्सो इज सो वाइटल, इट इज सम सॉर्ट ऑफ ए लाइफलाइन फॉर अस। तो इससे हमारे यहाँ शिप रिपेयरिंग इंडस्ट्री को और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को, दोनों को ही बहुत बल मिलेगा। और उसके साथ हमारे जो यहाँ के युवा लड़के हैं उसको इस क्षेत्र में आगे जाने का बहुत और अगर ये क्षेत्र अगर मजबूत होते हैं तो उससे कनेक्टेड जितनी भी एमएसएमई होगा, जो कि भारत सरकार और विश्व के रूप में विश्व पटल पर चाहती है कि हिंदुस्तान की जो एमएसएमई क्षेत्र हो वो और भी ज्यादा मजबूत होती जाए, तो इसका बहुत मल्टीफेरियस प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। जडविट जी, एयर कनेक्टिविटी को लेकर भी इस बजट में बात की गई है। कहा गया है कि कुछ नए डेस्टिनेशन उड़ान के अंतर्गत जोड़े जाएंगे और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हम देखते हैं कि कुछ नए ऐसे स्पॉट्स तो आइडेंटिफाई हुए नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए, लेकिन उनकी कनेक्टिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कोशिश तो की गई लेकिन अभी तक धरातल पर उतर नहीं पाया। तो इसके अंतर्गत जो एयर कनेक्टिविटी की बात की जा रही है उड़ान के अंतर्गत, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि उड़ान का जो स्कीम है और 120 डेस्टिनेशन को ऐड किया जाएगा। अब मुझे उम्मीद है और एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें कोशिश करेंगी कि अंडमान के 3-4 डेस्टिनेशन इंटर आइलैंड में, दिगलीपुर हो गया, ग्रेट निकोबार हो गया, कार निकोबार है, और सी प्लेन कनेक्टिविटी जो है वो हैवलॉक, हमारे स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, लॉन्ग आइलैंड, इस तरह के में उड़ान का स्कीम में अगर टेंडर हो तो उसको इंक्लूड किया जाए। तो इससे क्या होगा कि अब पोर्ट ब्लेयर या श्री विजयपुरम तो लोग आते हैं, पर असल आइलैंड को देखना है तो उनको बाहर जाना पड़ेगा। तो ये जो कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश होगा, मुझे उम्मीद है कि ये 120 जो इन्होंने फिगर दिया है उसमें हमारे 3, 4, 5 डेस्टिनेशन भी इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन साथ में मैं और एक कनेक्टिविटी के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। आपने बहुत सही पकड़ा कि 2 चीज में इन्होंने काफ़ी इसमें पॉइंट आउट किया है। एक है कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट दिया जाएगा, सब्सिडी दिया जाएगा, ताकि हम लोग के शिप इंडस्ट्री इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में आ सके, क्योंकि आज के डेट में हमारे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का इतना ग्रोथ नहीं हो रहा है प्रोडक्टिविटी वाइज, कॉस्ट वाइज। हम लोग चाइना से, साउथ कोरिया से compete नहीं कर सक रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि मेक इन इंडिया को भी जोर बल मिलेगा और हम एक्सपोर्ट अपना यहाँ से शिप बना के एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। तो ये एक अंडमान स्पेसिफिक भी अच्छा होगा कि अगर यहाँ शिप रिपेयरिंग और शिप बिल्डिंग, जैसा सुरेंद्र जी ने कहा, ये इंडस्ट्री अगर इस्टेब्लिश हो जाए। साथ साथ उन्होंने शिपिंग में मैरीटाइम फंड 25,000 करोड़ एलोकेट किया है। अब उसका भी बेनिफिट ये होगा कि शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयरिंग, शिप ओनिंग, ये सबके लिए फाइनेंसिंग का स्कीम इजीली गवर्नमेंट हमको देगी। और अगर शिपिंग अगर यहाँ डेवलप होगा तो आपकी टूरिज्म के लिए आपको फेरीज चाहिए, पैसेंजर्स को मूवमेंट के लिए, आपको कार्गो शिप चाहिए, एसेंशियल कमोडिटीज मूवमेंट करने के लिए, मेनलैंड से आइलैंड, आइलैंड से ये पोर्ट ब्लेयर से सभी आइलैंड, ताकि ये डेवलप हो। शिप आपको छोटे बोट्स चाहिए फिशिंग के लिए, तो ये फिशिंग से भी कनेक्टेड हो जाएगा कि यहाँ में बोट बन सकेगा और यहाँ में आप यूज कर सकेंगे। तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव जो ये है
और फार रीचिंग है कि आप शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयरिंग, मैरीटाइम फंड और उड़ान स्कीम, तो ये सभी को जोड़ के अगर आप देखें तो ये सभी चीज जरूरत है हमारे टूरिज्म और फिशरीज और बाकी डेवलपमेंट के लिए। बिल्कुल, ये तो जब बजट की घोषणा की गई उसके बाद भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब लोगों के सम्मुख आया और उन्होंने यही कहा कि ये जो बजट बना है ये पूरी तरह से टारगेटेड है विकसित भारत का लक्ष्य लेने के लिए, और वित्त मंत्री जी ने भी यही कहा कि हमारा टारगेट जो हमने विकास दर रखा है 8% उसको एड्रेस करने को देखकर इस बात को कही गई। तो आप दोनों की बातों से मैंने ये अभी पाया कि रोजगार के साधन भी जरूर यहाँ पे बनेंगे। जब मैरीटाइम इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे शिप बिल्डिंग होगी, प्रोडक्शन शुरू होगा, तो डेफिनेटली लोगों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। और जाटवेद जी, चूंकि आप टूरिज्म से जुड़े हुए हैं तो आप भली भांति जानते हैं कि आज की तारीख में द्वीपों में युवाओं के लिए जो उपलब्ध रोजगार के साधन है वो पर्यटन है, और बहुत सारे हजारों की तादाद में युवा इससे जुड़े हैं। इस बजट में सरकार ने एमएससीज की क्रेडिट लिमिट को बढ़ाने की भी बात कही है। इससे इन द्वीपों के जो एमएसएमईज जो काम कर रहे हैं वो और जो नए आने वाले हैं उनको क्या फायदा मिलेगा? देखिए, दो बातें, एक तो एमएसएमई का जो लिमिट्स है, टर्नओवर लिमिट्स और कैपेक्स का लिमिट है वो बढ़ाया है, तो और भी मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइज इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। उनका को विदाउट कोलैटरल लोन्स देने का स्कीम प्रावधान किया हुआ है, ताकि एक युवा को अगर उनके पास आइडिया है और उनके पास हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन है तो पैसा से रुकेगा नहीं। आपके पास पैसा भी गवर्नमेंट ने उपलब्ध किया हुआ है तो आप अपने चाहते काम में जुड़ सके। एक तो नंबर 1 ये है। दूसरा है टूरिज्म रिलेटेड, जो अंडमान को बहुत ही फायदा देने वाला है और ऑलरेडी ये बहुत जोर से फैला हुआ है, वो है हमारे होम स्टे। होम स्टे को मुद्रा के साथ लिंक किया हुआ है, ताकि होम स्टे आप बनाना चाहे, अगर 6 रूम बनाना चाहिए जो रूल के हिसाब से है, तो आपको लोन के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगा। मुद्रा के स्कीम के अंदर में आपको लोन मिल जाएगा। आज भी हमारे होम स्टे स्प्रेड आउट पूरे पोर्ट ब्लेयर में है। मैं चाहता हूं कि स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और सभी आइलैंड में ये होम स्टे का कॉन्सेप्ट बढ़े, ताकि कॉमन मैन टूरिज्म से जुड़े। नहीं तो ऐसा लगता है कभी कभी कि बड़े एंटरप्रेनर्स और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े होटल्स बनाते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक जोड़ने का सिलसिला नहीं होता है, कॉमन मैन का जोड़ने का, कॉमन मैन नहीं जुड़ता। एक तो ये बात है, तो इससे ये होगा। दूसरा है कि हमारे युवा टूरिज्म हो, फिशरीज हो और कोई भी रिलेटेड कनेक्टेड जॉब इसमें जाने से छोटे छोटे इंडस्ट्रीज चालू करेंगे। तो ये एमएसएमई का जो स्कीम अभी बजट में है, इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काफी लोग आ जाएंगे और उनको काम करने की सहूलत होगी, पैसा मिलने का सहूलत होगा। और ये दो अगर मिल जाए और साथ में अगर अपना जज्बा हो तो निश्चय सक्सेसफुल होगा। सुरेंद्र जी, एक बहुत बड़ा फैक्टर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए, वो है पावर सेक्टर। हालांकि बहुत कुछ किया गया है रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के लेकर, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन मूल रूप से आज की तारीख में भी हम निर्भर करते हैं डीजल जनरेटेड पावर पे। तो इस जो बजट में प्रावधान किया गया न्यूक्लियर पावर के बारे में और एम्पल फंड वहाँ पे दिए गए हैं, और ये भी कहा है हमारे वित्त मंत्री जी ने कि जो न्यूक्लियर पावर की जो हमारी जो बायलॉज हैं, प्रोविजंस है, उसको भी अमेंड किए जाए ताकि इसका एक्सपेंशन और ज़्यादा हो सके। तो आप कैसे देखते हैं इस एक्सपेंशन का फायदा कहाँ तक आ रहा है द्वीपों को? देखिए, हमारी जैसा कि बताया, टूरिज्म हो, फिशरी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पावर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लीन और चीप पावर इससे रिक्वायरमेंट ऑफ द डे। और कैप्टिव जनसेट आप देख रहे हो कई दशकों से अंडमान निकोबार को फीड करते आ रहा है। अब हम लोगों ने सोलर डाला, सोलर भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि उसके लिए भी बैटरी बैकअप अगर नहीं होता है और एक छोटी बदली आ जाती है, और आप अंडमान निकोबार जानते हो 6 महीना बारिश होती है, तो वो ड्रॉप डाउन होके बहुत कम तक हो जाता है। तो हम अंडमान चेंबर के तत्वाधान में प्रशासन को और जो पावर मिनिस्टर आया उनको भी ऐसे प्रेजेंटेशन दिए हैं कि यहाँ पर आप किसी भी आइलैंड में एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन
छोटे न्यूक्लियर पावर स्टेशन आजकल विकसित देशों में जर्मनी और बाकी जगहों पर हैं, उसको लगाया जाए। और अब जब क्योंकि भारत सरकार ने खुद न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र के लिए समझ लीजिए आप बहुत ज्यादा आगे आकर इस बजट में प्रावधान डाले हैं, तो हमारे जैसे आइलैंड में जहां की हमको अभी नेशनल ग्रिड से भी जोड़ने की वो कोशिश कर रहे हैं चेन्नई से केबल डाल के, मगर यहां पर अगर न्यूक्लियर एनर्जी जो कि एक क्लीन और चीप एनर्जी है और लॉन्ग ड्यूरेबल है, तो वो एनर्जी हमको मिले, इसके लिए हम ऑलरेडी उनके साथ इंगेज्ड हैं और हम दोबारा उनको परस्यू करेंगे। और उनको ये स्ट्रेटेजिकली भी इतने इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को देखें, बाकी को भी देखें, तो आने वाले समय में मैं बहुत आशान्वित हूँ कि न्यूक्लियर एनर्जी अंडमान निकोबार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और उपयोगी होगी और सस्ती और टिकाऊ हमको मिलेगी। देखिए, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि एनर्जी कोई भी क्षेत्र का डेवलपमेंट का बहुत वेरी वाइटल घड़ी है। एनर्जी के विदाउट आप कोई काम नहीं कर सकते, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को काम करना बहुत ज़रूरी है। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है कि अगर आप एनर्जी प्रोवाइड कर सके, नॉट ओनली कंसिस्टेंट एनर्जी, क्वालिटी ऑफ एनर्जी, दोनों इम्पोर्टेंट। इसमें न्यूक्लियर के ऊपर अभी इन्होंने जोर दिया है और क्लीन एनर्जी को अगर लाना है तो अभी गवर्नमेंट ये भी सोच रही है एलएनजी के ऊपर। एलएनजी का भी कुछ सोच है, न्यूक्लियर का भी सोच है। एक कॉम्बिनेशन से हम लोग काम करना पड़ेगा ताकि सभी आइलैंड में हमको क्वालिटी पावर दिया जाए और क्वालिटी और कंसिस्टेंसी के साथ हमको अपना काम किया जा सके। साथ ही ये कॉस्ट एफिशिएंट भी होगा मुझे लगता है। एब्सोल्युटली। आज हमारी डीजल जनरेशन इज अबव 20-25 रुपीज पर यूनिट एंड दिस कैन कम डाउन, ये मतलब 4-5-6 रुपया तक आ सकता है। तो काफी गवर्नमेंट का सेविंग भी होगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि वी आर एबल टू सस्टेन। एक तरह से अगर ये इसकी पावर जनरेशन की जो पर यूनिट कॉस्ट जैसा आप बता रहे हैं अगर कम होता है तो समहाउ ये पैसे वापस लोगों के जेब में ही तो जा रहे हैं। करेक्ट। और जो भी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का होगा वो रिकवरी हो जाएगा। और ये बहुत मतलब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, तो इसको तो इग्नोर हम लोग कर ही नहीं सकते। और टूरिज्म से लिंक में और एक बात बताना चाहता हूं जो आप अभी उसमें टच नहीं किया, कि जो हिस्टोरिक जो ये मिडिल क्लास लेवल को जो हम लोग क्षेत्र जो टैक्स बेनिफिट दिया गया है, लगभग 1 लाख करोड़ का बेनिफिट मिडिल क्लास को दिया गया है। और ये मिडिल क्लास हमारा बहुत कैप्टिव ये है जो अमेरिका के पॉपुलेशन के बराबर है। और इसके हाथ में अगर इतना पैसा आ रहा है तो वो मार्केट में जाके खर्चा करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स लेंगे, तो इकोनॉमी को फ्यूल होगा। प्लस दे विल ऑल्सो गो फॉर लेजर सर्विसेज के लिए। तो टूरिज्म का उसको अंडमान निकोबार में ये बेनिफिट आ सकता है आगे में, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इससे क्या होगा कि लोगों के पैसे हाथ में पैसे आएंगे, वो अंडमान घूमने आएंगे, तो हम आइलैंड को रेडी रखना पड़ेगा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, होटल्स के साथ, ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट, लॉजिस्टिक अरेंजमेंट, अट्रैक्शंस। तो ये बहुत जरूरी है कि इसमें कैपेक्स हुआ जाए। जी, सुरेंद्र जी से आपसे एक इनपुट चाहूँगा कि इस केंद्रीय बजट में एक प्रावधान किया गया कि सरकार कहती है कि कुछ ऐसे 120 जिलों को चुना जाएगा जहां पे क्रॉप प्रोडक्टिविटी एक प्रेस्क्राइब्ड बेंचमार्क पे नहीं है और उनको प्रमोट किया जाएगा ताकि वहां के क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़े। इससे द्वीपों को क्या फायदा मिलेगा? मैं इसके पहले ये आपका जवाब दूं, मैं एलएनजी के बारे में आपको ये भी बताऊं कि एलएनजी को शासन प्रशासन के एफर्ट से ऑलरेडी ये माने धरातल पर आ चुकी है और मैं भी अनदर 3-4-5 महीनों में इसका काम भी चालू हो जाएगा। तो इस क्षेत्र में बहुत प्रोग्रेस है और दिस आर ऑल वेरी encouraging trend as far as all the infrastructure, tourism and other things are concerned। ना मैं आपके मुद्दे पर आता हूँ, एग्रीकल्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखे होंगे खास करके युवाओं में, अंडमान निकोबार के युवाओं में बड़ी उदासीनता है एग्रीकल्चर को लेके, जबकि उनके अपने पैतृक संपत्ति है, बाप दादाओं की जमीन है, फिर भी वो पढ़ लिख कर या तो नौकरी चाहते हैं। तो आपके माध्यम से मैं उनसे भी अपील करूंगा कि ये क्षेत्र बहुत ही पेइंग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
और जैसा कि आपने कहा 100 ऐसे जिले भारत सरकार ने चुने हैं, तो अंडमान निकोबार भी जरूर। और मोहम्मद साहब भी जो कि टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, इसमें मेरे से कंकर करेंगे कि हम ये जो सब्जी, फल और उम्दा किस्म के फल, और हमारी जो जलवायु है यहाँ की, सिमिलर जलवायु साउथ ईस्ट एशिया के बहुत से स्टेशंस की है, जैसे कोलालमपुर की या बैंकॉक की या सिंगापुर की। वहाँ पर वो जिस तकनीक से, हाई तकनीक से फल उगाते हैं या सब्जी उगाते हैं, वो तकनीक हमने यहाँ पर कई एक्सपर्ट्स को पूना से और हरियाणा से यहाँ बुलाए, वो यहाँ पर सर्वे भी करके गए हैं, सॉयल इन्वेस्टिगेशन किया है, और हाइड्रोपोनिक्स आई थिंक इट इज कॉल्ड, जिससे कि कम से कम उसमें पानी लगे। और बट ये हाई टेक है, तो हमारे युवाओं को वो सीखना पड़ेगा। उसी में क्यों, हमारे युवाओं को तो अगर सर्विस इंडस्ट्री में हर जगह आदमी को टेक्निकल कॉम्पिटेंसी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इस क्षेत्र में अगर वो हम लोग सब करते हैं, तो हम अपने आप को आने वाले जो हमारे चैलेंजेज हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस है, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप मटेरियल है, बिकॉज हमको, जैसा कि मोहम्मद साहब ने कहा, हमको कम्पीट करना है साउथ ईस्ट एशिया से। जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज वहाँ मिलती है होटलों में टूरिस्ट को, वो चीज़ हमको भी यहाँ देनी है, तभी हम लोग हमारे पास आएंगे। क्योंकि हम भी जब जाते हैं तो हम चाहते हैं कि कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विस हम कहाँ मिल सके। और निश्चय जब स्थानीय चीजें होंगी तो उसका मूल्य गिरेगा और कॉस्ट एफिशिएंट हो ही जाएगा। देखिए, मैं एग्रीकल्चर में सुरेंद्र जी ने जो कहा उससे थोड़ा आगे बताता हूँ कि यहाँ में अंडमान निकोबार में अगर एग्रीकल्चर क्षेत्र देखें तो ज़्यादा तक हम लोग सुनते हैं प्लांटेशन क्रॉप के ऊपर में, जो हमारे कोकोनट्स है और एरकेनट्स जो सुपारी बोलते हैं हम लोग। तो नारियल और सुपारी के आगे से आगे हम बढ़ नहीं सके हैं, और वो दोनों ही चीज है जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब मेनलैंड जा रहा है एक्सपोर्ट के। मतलब एक तरह से ऐसा कहें कि इनका डिमांड और सप्लाई ऐसा है कि लोग उसकी तरफ झुक जाते हैं। नहीं, वो हिस्टोरिकली हम लोग अगर देखें निकोबार ग्रुप और यहाँ में, तो ये एक नेचुरल टेंडेंसी था। बाकी स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप में आप वेजिटेबल कल्टीवेशन, कुछ साउथ अंडमान में वेजिटेबल कल्टीवेशन होता था, बट नॉट सेल्फ सफिशिएंट। राइस भी होता था, लेकिन एग्रीकल्चर अगर यहाँ बात करें तो ये कोकोनट और सुपारी के ऊपर है, जिसके काफी पैसा फार्मर को आता है। दो प्रॉब्लम है उसमें जो बजट में शायद एड्रेस किया हुआ है, और आई होप अंडमान के कुछ जिले इसमें ऐड हो सके। निश्चय ही आएंगे, क्योंकि हमारा क्रॉप एरिया बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं। करेक्ट। तो हमारा कोकोनट में क्या प्रॉब्लम है आज के डेट में कि पर ट्री जो प्रोडक्शन है इज वेरी लो। जो 100 होना चाहिए वो 30, 40, 50 में है। दूसरा है द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट वी गेट इज नॉट एट पार विद केरला और दूसरे जगह। तो क्या होता है कि जो यहाँ में कोपरा इन लोग प्रोड्यूस करते हैं, उसका जो रेट 10 से 20 रुपया कम मिलता है मेनलैंड में। तो ये दो के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा आपको कि एक तो प्रोडक्टिविटी पर ट्री आप बढ़ाएं तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू बढ़ जा रहा है, और क्वालिटी के ऊपर ध्यान दे तो आपको बेटर प्राइस मिले। अब उसको वैल्यू एडिशन में भी जाना पड़ेगा। आप कोपरा बनाएंगे, कोपरा एक लो वैल्यू है, आप उसको डेसिकेटेड कोकोनट बनाएं, आप उसको वर्जिन कोकोनट ऑयल बनाएं, ताकि यहाँ में जैसा वो जीआई टैगिंग हुआ था बीच में मोदी जी ने किया था, उस तरह का एक ब्रांड क्रिएट करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक ब्रांड की। अंडमान का कोपरा है, अंडमान का तेल है, अंडमान का डेसिकेटेड कोकोनट है, जिसको लोग पूछेंगे आगे से शेल्फ में से कि भाई ये अंडमान है, अंडमान का माल है, ऑर्गेनिक है और एकदम प्योर है। बिल्कुल। और ऐसे भी देखा जाए तो क्रॉप की बात करें तो अगर मान लीजिए हम ही कहीं घूमने जाते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि वहाँ की स्थानीय चीजें खाएं। अगर मान लीजिए कि दिल्ली से एक व्यक्ति आता है अंडमान घूमने के लिए, वहाँ पर 40 रुपए में सेब खा रहा है, यहाँ आकर हम उसको 80 रुपए में सेब कर दें तो एक तो कहता है यही सेब तो खाते हैं तो हम 80 में क्यों दें। और वो कोशिश करेगा कि जो स्थानीय यहाँ की चीजें, फल फूल जो भी होते हैं वो उसको मिले। जब यहाँ पे उसकी पैदावार होगी तो निश्चय उसका कॉस्ट एफिशिएंट भी हो जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण जो कि बहुत हाईलाइटेड रहा इस पूरे बजट में, आपने भी टच कर दिया उसको, ये कहा गया कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा, और जो 12 लाख से ऊपर आएगा वो स्टैंडर्ड डिडक्शन 12,75,000। इससे कुछ पैसे, कुछ नहीं काफ़ी पैसे आम आदमी और सरकारी कर्मचारी के जेब में जाएंगे। तो चूंकि आप दोनों ही अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सिनेरियो जानते हैं,
तो जब ये पैसा लोगों की जेब में आएगा, इससे यहाँ की कॉमर्स और इंडस्ट्रीज को कितना फायदा मिलने वाला है? सुरेंद्र जी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये बजट बड़ा सिस्टमेटिकली एड्रेस किया है फॉर अपलिफ्टिंग कंजम्पशन जी। जो कि आप बता रहे हैं 12 लाख तक का कोई टैक्स नहीं लगेगा, और भी बहुत सी बेनिफिट जो दी है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि इससे ये लोगों के जेब में पैसा भरने का बजट है जी। और पहली बार केंद्रीय सरकार ने, उसके मंत्रियों ने और जो भी एक्सपर्ट्स हैं जो कि इस तरह के डिबेट में भाग लेते हैं, सब ने ये माना है कि इस बजट में जो कि हर बार इग्नोर्ड क्लास थी, मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास, उसको इस बार बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। बिल्कुल। तो ये जो पैसा, और हमारे मोहम्मद साहब ने शुरू में बताया कि करीब 1 लाख करोड़ तक का ये जो टैक्स का पैसा या जो ये जो बचत होगी, ये मार्केट में सर्कुलेट होगा, तो इससे हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा गति मिलेगी। साथ ही ये भी प्रोविजन किया गया है कि जो ई कार्स हैं, एलईडी टीवीज, उनकी भी कॉस्ट का, क्योंकि उन पे वो टैक्स कम किए जाएंगे तो उनकी रेट भी घटेगी। हाँ, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट जो स्टेप लिया गया है, और इससे क्या होगा ना कि एक तो पैसे हाथ में आएंगे, और अंडमान के कॉन्सेप्ट में या अंडमान के कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट्स काफ़ी एक बड़ा साइजेबल पॉपुलेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट, आपके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बोलिए और कनेक्टेड इंडस्ट्री मेरे हिसाब से, और डिफेंस का भी काफ़ी पॉपुलेशन है यहाँ। नॉट लेस देन 50,000 आदमी इसमें डायरेक्टली तो जुड़े हुए हैं ऑलमोस्ट। तो अब ये फायदा होगा। प्लस आप सोच के देखिए कि अभी उन्होंने ये भी पे कमीशन का भी अनाउंस किया, तो उम्मीद है कि उसमें भी कुछ उनको राहत मिलेगी और बढ़ावा मिलेगा। तो ये पैसे गवर्नमेंट सर्वेंट के हाथ में आएगा। इससे क्या होगा, ये स्पेंडिंग करेंगे लोकल मार्केट में, आप रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, आप खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो ये पैसा जैसा सुरेंद्र जी ने कहा रोटेट होगा। इससे ये भी होगा कि सेविंग्स बढ़ेगा। अब सेविंग बढ़ेगा तो ये बैंक में या कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होगा, और फिर बैंक बिजनेसमैन को इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उनको पैसा रख के तो यूज तो करना ही है, तो नहीं तो बैंक कमाएगी क्या। तो ये एक बड़ा साइकिल है, और मुझे उम्मीद यही है कि इससे बहुत ये होगा। और एक पॉइंट है कि अगर आप टैक्स इस तरह का रिडक्शन कर दे और टैक्स कलेक्शन बढ़े, तो नेक्स्ट ईयर और ईयर्स टुगेदर में फाइनेंस मिनिस्टर जो भी हो, वो सोचेंगे कि ये एक पॉलिसी सही है कि आप टैक्स कम करो, आपका टैक्स बढ़ रहा है। तो मुझे तो उम्मीद ये है कि आपका ये टैक्स जो इन्होंने बढ़ाया, इससे कोई जगह ना कोई जगह फायदा गवर्नमेंट को, इकोनॉमी आपका बजट में आएगा। देखिए, जैसा कि वित्त मंत्री जी का कहना था कि हम जब ये कह रहे हैं कि हम टैक्स एग्जेम्पशन कर रहे हैं 12 लाख तक, वो पैसे गए लोगों की जेब में, समहाउ वो मार्केट में आएगा, मार्केट में वो ट्रेडिंग करेंगे तो वहां पे उनका जीएसटी टैक्स लगेगा ही, तो समहाउ वो गवर्नमेंट के किटी में आएगा। हाँ, उन्हीं के पॉकेट में जा रहा है। तो और जब गवर्नमेंट को कलेक्शन ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगी, डेवलपमेंट वर्क ज्यादा हो जाएगा। और एक अब चलते चलते मैं आपसे एक महत्वपूर्ण पहलू पे चर्चा करना जरूर चाहूंगा, वो है फिशिंग सेक्टर का। वित्त मंत्री जी ने कहा कि एक स्पेशल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जो मैरीटाइम पोटेंशियल को टैप करने के लिए। सर, इसमें मैं एक बात बताता हूँ कि मुझे बहुत खुशी हुई कि बजट में स्पीच में उन्होंने लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार का नाम मेंशन किया। हमारा फिशिंग क्षेत्र एकदम इन अ वे मतलब डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, इन्फेंसी स्टेज। और जैसा हम लोग बोलते रहते हैं कि यहाँ में जो फिश है डाई ऑफ ओल्ड एज, उसको हम लोग पकड़ ही नहीं सक रहे हैं। तो इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी था। और मुझे उम्मीद अब ये है कि जैसा उन्होंने फ्रेमवर्क बोला है, उसका पॉलिसी, डीप सी फिशिंग पॉलिसी आए, इंसेंटिव पॉलिसी आए, फिशरमैन को बेनिफिट करने का पॉलिसी आए, क्योंकि ये क्षेत्र का बहुत स्कोप है। और अब इंटरनेशनल कनेक्टिविटी हमारा कोलालमपुर से हो गया है, कल थाईलैंड से भी होगा, ताकि जो यहाँ में हमें खुशी है कि यहाँ डेली आपके 7 से 8 टन फिश एयर में यहाँ से चेन्नई और कलकत्ता और बॉम्बे जाता है। तो ये जो मच्छी और या मेरीन प्रोडक्ट्स जो बोले हम,
उसमें क्रैब्स आता है, प्रॉन्स आता है, फिश आता है, ये सब जो इंडिया भेज रहे हैं, हम लोग कल साउथ ईस्ट एशिया और अब्रॉड भेज के बेटर रेवेन्यू मिले ताकि वो अल्टीमेटली फिशरमैन को बेनिफिट हो। तो ये फ्रेमवर्क जो बन रहा है, मुझे बहुत खुशी है और उम्मीद है कि जितना जल्दी हो सके ये बन जाए, ताकि बड़े बड़े एंटरप्राइज और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी ये काम में जुड़े, क्योंकि स्कोप बहुत है हमारे पास, जो फिशिंग का ग्राउंड्स बहुत है। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ इंडियाज फिशिंग ग्राउंड इज इन अंडमान। बिल्कुल। अब तो चलते चलते आप लोग दोनों से ही हम संक्षिप्त में कमेंट लेना चाहेंगे इस केंद्रीय बजट पर। सबसे पहले इसके पहले मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने एक सीटीएस ग्रोथ हब के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड डाला है जी। ये रीडेवलपमेंट के लिए, हाउसिंग के लिए, क्योंकि सब कुछ हो जाता है अगर आदमी को घर, रोटी कपड़ा मकान में अगर नहीं मिला, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी एक चीज है जो कि उन्होंने रखी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड के पैरामीटर में हम जाएं तो अभी भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं, जो कि धीरे धीरे हम इम्प्रूव कर रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दैट इज ऑल्सो की थिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि ये सब चीज तभी सक्सेसफुल होगी जबकि व्यवसाय एक बहुत ही सादगी के तरीके से और उसके तरीके से किया जाए। वो तो प्रयास यही तो किए जा रहे हैं। जब देखिए, आप देखिए तो इंपोर्ट पे टैक्स कम किया जाए, तभी आपके एलईडी कार्स जो है उनके रेट्स कम होने जा रहे हैं, लोगों को पैसे मुहैया कराए जा रही है, एमएसएमईज को फाइनेंशियल कैपिंग बढ़ा दी गई ताकि आप पैसा लीजिए और इन्वेस्ट कीजिए। मैं इसमें ये बोल रहा हूँ कि ऐसे ओल्ड जो प्रोविजन थे जी, हजारों की तरह के, उन सबको हटाया जा रहा है। अभी आप ये भी आपने सुना होगा, नया इनकम टैक्स का प्रावधान आ रहा है, वो भी हफ्ते 10 दिन में आ रहा है। ये सब उसी दिशा में एक कदम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। बिल्कुल। देखिए, इनकम टैक्स का नया जो एक्ट आ रहा है, मैं उसी में बताता हूँ कि पुराने एक्ट में बहुत कम्बरसम प्रोसीजर था, तो एक कॉमन मैन तो सोचता था कि यार इनकम टैक्स के नेट में ही मत आओ, बाहर रहो, ताकि वो बहुत सारे वर्ड्स हैं, वेयरएस, हेयरआफ्टर, देयरफॉर। अब मुझे उम्मीद है कि जो नया एक्ट में इट बिकम सो इजी कि आदमी जो भी है कॉमनली वो कंप्लाई कर सके, और कंप्लाई करने से क्या है, आपका टैक्स बेस बढ़ेगा। आज के डेट में इंडिया में अभी भी 5% के 4% के आसपास में पीपल आर इन द डायरेक्ट टैक्स नेट। तो मुझे लगता है ये बढ़ना भी चाहिए, और ये हर एक डेवलप्ड कंट्री, विकसित भारत हो तो, ताकि मोर एंड मोर पीपल आर इन द टैक्स ब्रैकेट, भले कम टैक्स दो या ना दो पर ब्रैकेट में रहे, तो ये बहुत जरूरी है। देखिए, हर एक बजट में मेरा यही कहना है कि वॉक द टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग ने तो बात तो कर लिया है, पर अब उसको वॉक करना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि मोदी जी के लीडरशिप में और फाइनेंस मिनिस्टर और सभी मिनिस्ट्रीज, कैबिनेट मिनिस्टर्स है, सभी मिनिस्टर इस बजट को इम्प्लीमेंट, ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, ताकि अल्टीमेटली वही सक्सेस का इंडिकेशन है। परफेक्ट बजट तो कुछ होता नहीं है सर, हर एक क्षेत्र को कुछ ना कुछ मांग रह जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं सभी एंगल से, तो अगर 10 में मार्क्स दूं तो ये 8 मार्क्स तो मैं दे दूं, 80%। अब वो परफेक्ट तो मैं दे नहीं सकता, क्योंकि कभी परफेक्ट होता नहीं है सर, कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी रहते ही है, या दिया भी है तो उतना नहीं दे पाए जितना देना चाहिए, हो भी सकता है। सो और दूसरा है कि ये एक बजट एक बार निकलता है तो उसके बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ता है, उसमें कुछ कुछ जगह में रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है, उसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट भी आ जाता है। तो उम्मीद है ये सब एक्सरसाइज नेक्स्ट 1 महीना में 15 दिन में चलेगा, और पर लेकिन क्या है, 80% का तो मार्क्स मैं देता हूँ। मतलब आप मानते हैं कि 80% लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप है? जरूर। सुरेंद्र जी, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो 25-26 का बजट है, ये हाई क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जी हमारे आने वाले युवाओं को, और आप जानते होंगे और जैसा कि सब मानते हैं, भारत एक युवाओं का देश है, तो सबकी एक एक्सपेक्टेशन है, एंटीसिपेशन है, एक सब आदमी चाहते हैं कि उनको माने तुरंत नौकरी मिले जब भी वो पढ़ के निकले स्कूलों से, कॉलेजों से। और कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ के लोग एक दूसरी जगह जाते हैं, तो ये बजट इस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत परफेक्ट है। और जैसा कि हमारे कलीग फ्रेंड मोहम्मद साहब ने बताया कि 80% तो हम लोगों ने अचीव किया है,
और हम इस दिशा में आगे कर रहे हैं। विकसित भारत 1947 तक का लक्ष्य है, में भी आने वाले एक डिकेड और उसके आसपास के में हम अभी 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, हम तीसरी के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं। और ये सब इन्हीं तरह की जो बजट और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस किए जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा, इसमें जरूर हम सक्षम होंगे। हम मिलिट्री के रूप में भी अब देखिए हिंदुस्तान चौथी विश्व की सबसे बड़ी सेना है, और इससे हमारा जो स्पेस के क्षेत्र में है, बाकी में है, तो जैसे जैसे ये बजटरी प्रोविजन बढ़ेंगे, हमारा देश, हमारे दुनिया में हमारा नाम होगा, हमको एक गर्व बहुत बड़ा महसूस होगा। बिल्कुल। तो आप लोगों से बातचीत करके हमें ये ज्ञात होता है कि ये जो बजट पेश किया गया, इसका मूल लक्ष्य विकसित भारत का है, और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि जो विकास दर 8% का रखा गया है वो सुनिश्चित हो, और दूसरा हर क्षेत्र को, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ लाभ मिले, और उस लाभ को देते हुए सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि सरकार को भी वो धन मिलता रहे, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, ताकि वो विकास के कार्यों में उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट जो हम लोग ने मिस किया है जी। कि इस बजट में आप जैसे बोले कॉमन मैन को फायदा पहुंचना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी लॉन्च किया हुआ है। देखिए अल्टीमेटली क्या है कि हमारे देश में पॉवर्टी एलिवेशन इज नंबर 1, और ये सब उसी के दायरे में आता है। और साथ साथ हमारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम, वेदर अनएम्प्लॉयमेंट हो, ओल्ड एज हो, पेंशन्स हो, ये सब के ऊपर भी कुछ कुछ प्रावधान किया हुआ है। क्योंकि जब तक हम अपने पूरे नागरिकों का ख्याल ना रख सके, तब तक हम विकसित देश तो नहीं बोल सकते। ओवरऑल डेवलपमेंट तो मस्ट है, सबके साथ लेकर ही सबका विकास। सरकार का भी एक सबका साथ सबका विकास। तो ये प्रावधान इसलिए किया गया, तभी तो मैंने कहा ना कि इस बजट में हर तबके को छूने की कोशिश की गई। हाँ, हो सकता है कि उस स्तर पर जितनी आकांक्षाएं थी उतनी ना हो पाई, लेकिन सुनिश्चित किया गया कि हर तबके को कुछ ना कुछ मिले, और उसको देने के साथ साथ देश का जो विकसित भारत बनने का लक्ष्य है उसको सुनिश्चित किया जाए, और जो विकास दर रखी गई है इस वर्ष के लिए, इस वित्तीय वर्ष के लिए 8% की, वो भी सुनिश्चित हो सके। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे हमने इस परिचर्चा में बात की, बहुत कुछ मिला इन द्वीपों के लिए, इन द्वीपवासियों के लिए, और आने वाले एक वर्ष में जो भी प्रावधान किए गए हैं उसका धरातल पर इम्प्लीमेंटेशन होगा, लोगों तक ये फायदा पहुंचेगा, और जिस सोच के साथ सरकार ने ये बजट पेश किया है, बनाया है, वो सक्सेसफुल होगा। सुरेंद्र जी, जाटवेद जी, आप इस परिचर्चा में आए और इसमें अपना इनपुट दिया, और निश्चय ही आपके अनुभव हमारे इन द्वीप समूह के लोगों को तक पहुंचाए, जन जन तक पहुंचाए। वो समझेंगे कि इस बजट में क्या था और किस सोच के साथ क्या प्रावधान किए गए। इस अर्थपूर्ण बातचीत के लिए और इस परिचर्चा में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।